हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास के साथ फिर से उपस्थित हूँ। एसएलवी सिविल सर्विसेज क्लासेस पर आपकी जो क्लास चल रही है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड चल रही थी। कल की क्लास में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम थी, मैंने देखा आप सभी कमेंट कर रहे थे। मैं कोशिश करूँगा इस स्टूडियो से आपकी क्लासेस रिकॉर्ड करने की। कभी कभार दूसरे स्टूडियो से हो जाया करेगी, तो आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप सभी इस बात का नैतिक जिम्मेदारी ले लीजिए कि अगर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चलाई जा रही हैं तो आप इसको दोस्तों तक, साथियों तक शेयर करें। आप लोगों के कमेंट्स देख करके अच्छा लगता है, इसी वजह से, मोटिवेट होने की वजह से ही ये क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते हैं वैसे वैसे मोटिवेशन का जो स्तर है वो उच्च होता है। इसी वजह से आपकी क्लासेस ये लगातार कराई जा रही हैं। जैसे ही लगेगा कि आप लोग कम कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि क्लासेस गैप होने लगेंगी। तो ये ध्यान दीजिए कि जब आप क्लास देखिए तो एक बार शेयर और एक बार कमेंट बता दीजिए कि क्या कैसे क्लासेस चल रही हैं। चलिए, ये बात थी बेसिक्स। आज की क्लास में हम लोग फिर से शुरू करेंगे। आज की क्लास को ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो कहीं ना कहीं किसी प्रश्न के माध्यम से होता है। प्रश्न को बताने की जो कोशिश की जाती है, मतलब एक प्रश्न के माध्यम से अलग अलग प्रश्नों को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम करेंगे और प्रश्न की जो संख्या है वो बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपकी आंख के सामने से, मतलब आपके आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। देखिए, हमारे दिमाग की स्थिति ये होती है कि वो जो चीज़ एक बार देखे रहता है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ भूल रहा है या फिर आपकी मिस हो रही है, तो आप ऐसे आइडिया लगा लेंगे कि जब क्लास में, जब आप पेपर में उस प्रश्न को देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ध्यान दीजिएगा, जब उत्तर प्रदेश के यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम की, तो हमारे उत्तर प्रदेश में अकेले ललितपुर में क्या यूरेनियम का भंडार देखने को मिलता है? यूरेनियम का भंडार देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, ललितपुर में एक गांव है मड़वारा। ध्यान दीजिएगा, मड़वारा। इसी गांव में सोना भी प्राप्त किया गया है। मतलब अगर पूछा जाए कि क्या ललितपुर में सोने की भी प्राप्ति हुई है, तो आपका जवाब होगा हाँ, ललितपुर में सोना भी मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ललितपुर में यूरेनियम और सोने की खुदाई, सोने की प्राप्ति दोनों हुई है। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, सोनभद्र से संबंधित खनिज पदार्थ कई सारे पाए जाते हैं। जैसे आप सभी सुने होंगे साथियों, बॉक्साइट, जैसे आपने सुना होगा बॉक्साइट, बहुत ज्यादा चूना पत्थर, ये और बहुत सारे खनिज यहां पर पाए जाते हैं। मतलब यहां से प्रश्न बन जाए अगर कि क्या कोयला प्राप्त होता है हमारे सोनभद्र से, तो हाँ। सोना प्राप्त होता है क्या? तो हाँ, ठीक है। तो मतलब सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश में खनिज भंडार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जिला है। अच्छा, सोनभद्र के अंतर्गत ऐसा जो हमारे राज्य के अंतर्गत जो सिपाही हैं, वो सिपाही या पुलिसकर्मी हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो ट्रांसफर हो वो सोनभद्र साइड हो ज्यादातर। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि 4 राज्यों का कनेक्शन है। आपको मैंने बता दिया है कि सोनभद्र 4 राज्यों से कनेक्टेड है। कौन कौन सा बेटा? झारखंड, बिहार, आपका एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़। मेरे प्यारे साथियों, 4 राज्यों से कनेक्टेड होने की वजह से 4 अलग अलग एंट्रीज हैं। और अगर किसी को एंट्रीज पर वो मिल जाता है, मतलब ड्यूटी मिल जाती है, तो वहां पर वो लोग बहुत पैसा छापने का
ऐसा मानसिकता होती है, पता नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, नैतिक रूप से ये गलत है, लेकिन बहुत लोगों में ये मैंने देखा है, ठीक है, कि अगर सोनभद्र साइड किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो वहाँ से ज़्यादा पैसा छापने का सोचते हैं। ऐसा आप लोग मत सोचिएगा, आप लोग नैतिक रूप से जिम्मेदार बनिएगा, ठीक है। अगर कभी कहीं सिलेक्शन हुआ, मान लीजिए आप डीवाईएसपी या फिर पीछे से कहीं सिलेक्शन पाते हैं और इस साइड आपकी नौकरी लगती है, पैसा कमाने का नहीं सोचना है। थोड़ा सा आज मैंने प्रश्न ज़्यादा रखने की कोशिश की है, ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है अमेठी में, रायबरेली में, जयस में, जगदीशपुर में। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार देख करके आंसर सभी साथी दे, ध्यान से देखिएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, दोस्तों ये कहां पर है? जयस में, जयस में है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ फैक्चुअल डेटा आज की क्लास में ज्यादा हैं, आज की क्लास में फैक्चुअल डेटा ज्यादा हैं, तो आप सभी कनेक्ट रहिएगा। एक बार जल्दी से सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र की संख्या है, ध्यान से देखिए, सस्य जलवायु क्षेत्र की। एक्चुअली ये क्या है? सस्य जलवायु क्षेत्र, सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है 5, 11, 9, 7। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न कई बार बन चुका है। उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के 17 या 18 एग्जाम में बना था, ये प्रश्न 17 या 18 में बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? सस्य जलवायु क्षेत्र, ये प्रश्न आपका कहां पर बना है? हम आपको बता रहे, यूपी पीसीएस में बन चुका है, यूपी पीसीएस में, इवन आपके आरओ में भी बन चुका है, ये आरओ में भी बन चुका है, लोअर सबऑर्डिनेट में बन चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ऐसे ही मत पढ़ लीजिएगा कि सस्य जलवायु क्षेत्र मैंने पढ़ लिया था, भूल गया। इसको थोड़ा सा पेन डाउन भी करते चलिएगा। जब भी आप बैठे उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास को लेकर के, तो आप एक कोशिश करिए, एक ध्यान दीजिए कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज की क्लास तो जरूर नोट कर लेना, क्योंकि आपको 25 से 30 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र की संख्या है, उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र की संख्या है। आगे बात करें, प्रसिद्ध आनंद भवन, आनंद भवन किस प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आप बताओ, क्या मेरठ में स्थित है? नहीं है। लखनऊ में नहीं है, आगरा में नहीं है, कहां पर है? तो आप बताएंगे वर्तमान प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज। ये बात आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। प्रयागराज, ये जो आनंद भवन है, मैं आपको बताऊं, मैं तो यहां से नजदीक से देखा हूं इसको। आप जब कभी जाइए तो आनंद भवन में एक तारामंडल भी है। एक प्रश्न यहां से बनता है, आनंद भवन में एक तारामंडल है, तारामंडल, तारामंडल हमारे गोरखपुर में भी है, कई जगहों पर है, ध्यान दीजिएगा। यहां से भी प्रश्न बनता है, क्या इलाहाबाद में किसी प्रकार का तारामंडल है? तारामंडल का मतलब जो आकाशगंगा से संबंधित घटनाओं को डिजिटली दिखाता है, डिजिटली दिखाता है, मतलब एक हॉल में आपको बैठा करके ऐसे आप ऊपर देखेंगे तो पूरी तरह से चांद, तारे, अंधेरा करना, इन सब चीजों को वहां पर अंदर दिखाते हैं। तो ये तारामंडल देखने को मिलता है कहां पर? आपके आनंद भवन के अंदर। आनंद भवन क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू का घर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि यह कब सरकारी घोषित कर दिया गया, मतलब यह आवास कब सरकारी बना दिया गया? पहले तो ये इंडिविजुअल था ना, व्यक्तिगत था ना, किस जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। तो इसको कमेंट करके आप सभी बताइए कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है, गूगल करिएगा, इन सब चीजों को गूगल करेंगे तो आपको डेटा और अच्छा मिलता चला जाएगा। मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो घर है सरकारी कब घोषित किया गया, मैं कमेंट में देखूंगा। बहुत सारे बच्चे आज की कल की क्लास में कमेंट किए हुए हैं, मैं एक बार सभी का नाम ले लूं, अलग अलग बच्चे कमेंट किए हुए हैं, ठीक है, एक सेकेंड साथियों। ठीक है साथियों, मैं आपको कमेंट करके बता देता हूं,
कमेंट्स बता देता हूँ, एक सेकेंड, सभी के नाम ले लूँ ताकि आप सभी, ऐसा ना हो कि आपके साथ जिन बच्चों को मैंने बोला कि कमेंट करने को, वो अगर कमेंट कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी एक प्रकार से रेस्पेक्ट होनी चाहिए ना, कि हमारे कहने पर, ठीक है। देखिए स्टडी बडी ने किया है कमेंट, बहुत अच्छा। देखो इन्होंने सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं। देखिए आलमगीर वॉज एक्सकवेटेड इन 1959, यस करेक्ट। हरप्पन, देखिए कई सारे यहाँ पर लिखे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। और कौन जवाब दिया है? आपके लक्ष्मी जी जवाब दी हैं, और नंदनी बेटा दिए हैं। ध्यान से देना, कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिए हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चा, कई बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। आप सभी ऐसे ही कमेंट कर दिया करिए, तो ये बात का आइडिया लगता है ना कि आप कितना पढ़ रहे हो। सबसे बढ़िया वहाँ पर जवाब स्टडी बडी का है, सबसे अच्छा, और उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से सभी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में है, तो आपका जवाब था प्रयागराज। आगे बढ़े। देखिए जब हम बात करें उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मिर्जापुर। बहुत फेमस प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग। देखो साथियों, यहां पर अलीगढ़ को किसके लिए जाना जाता है? ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, अलीगढ़ को किसके लिए जाना जाता है? ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत गौर से समझिएगा। देखो मिर्जापुर को किस लिए जाना जाता है? मिर्जापुर को किस लिए जाना जाता है? आप बता दोगे कि यहां पर कालीन के लिए जाना जाता है, कालीन के लिए जाना जाता है। आगरा क्यों जाना जाता है? आप ताजमहल के लिए जानते हैं, ताजमहल के लिए जानते हैं। गाजियाबाद क्यों जाना जाता है? कमेंट करके बताइए। यहीं पर मैं आपसे नोएडा की बात करूं, नोएडा, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा किसके लिए जाना जाता है? सिटी ऑफ अपारेल। ये अगल बगल के, गाजियाबाद के बगल का है। आप सभी गाजियाबाद का कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गाजियाबाद किसके लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आप सभी बताएं कि आपका अलीगढ़, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़े। तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मथुरा, फिरोजाबाद, ससनी, बरेली। मथुरा, फिरोजाबाद, ससनी, बरेली। ससनी कोई जिला नहीं है, ध्यान देना, ससनी कोई जिला नहीं है, ध्यान देना बच्चा। तेल शोधक कारखाना की जब बात करते हैं तो आपका मथुरा सही हो जाता है। यहां पे सही मथुरा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर गन्ने की खोई से, ध्यान देना गाने लिखा हुआ है, गन्ना, सुगर केन, गन्ने की खोई से, ये देखो कोई लिखा है, खोई जानते हैं? खोइया कहा जाता है। जैसे आप जौनपुर और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल साइड के होंगे तो आपको खोइया शब्द समझ में आ जाएगा। खोइया क्या होता है? आपके गन्ने का, जैसे पूर्वांचल साइड में गन्ने को क्या बोला जाता है? ईख बोला जाता है। ईख, शुद्ध हिंदी ईख ही होता है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो अवधी भाषा बोलने वाला क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के सबसे करीब भाषा अगर किसी को माना जाता है तो वो अवधी माना जाता है। हिंदी के ये प्रश्न आप बल्कि लिख लीजिए, हिंदी के सबसे करीब, चूंकि अवधी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर बोला जाता है, और अवधी का कितना महत्व है आप जानते हैं कि रामचरितमानस भाषा में, उसी भाषा में है, ठीक है। हिंदी के सबसे करीब कौन सी भाषा आपकी? अवधी मानी जाती है। हिंदी के जो खड़ी हिंदी हम लोग बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं वर्तमान में, इस भाषा के सबसे नजदीक मानी जाती है अवधी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
हम क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई के कार्डबोर्ड बनाया जाता है। कार्डबोर्ड, गन्ने का खोई मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो ये गन्ना है, अब गन्ने को आपने मशीन में डाला, अब मशीन में डाला तो ये एकदम चूर चूर हो जाता है, ऐसे छोटा छोटा हो जाता है, मतलब एकदम टूट जाता है, ये निकल जाता है। इसका जब जूस निकाल लेते हैं, जब इसका जो रस होता है उसको निकाल लेते हैं, जो जूस निकाल लेते हैं, तो फिर ये कुछ नहीं बचता। तो इसका मतलब एकदम उबड़ा हुआ सा खराब सा पार्ट बचता है। तो इसके माध्यम से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। कार्डबोर्ड बनाया जाता है, कहां पर बनाया जाता है? मेरठ में, सहारनपुर, आगरा, बरेली। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। कहां पर बनाया जाता है बताएं। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं ये कहां पर, आपके मेरठ में। याद रहेगा, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? गाजीपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? देखिए देखिए हम क्या कह रहे हैं, देवकली पंप नहर। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी यहां पर लोग इसमें बनारस आंसर मार देते हैं। इसका सही जवाब होगा, सही जवाब होगा गाजीपुर। इसका सही जवाब होगा गाजीपुर। मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर? वाराणसी में, वाराणसी। तो इसका मतलब है कि वाराणसी के आसपास कौन सी नदी आपको दिख रही है? वाराणसी के नजदीक में सबसे ज्यादा कौन सी नदी दिख रही है? वाराणसी के नजदीक में मिर्जापुर है, और मिर्जापुर के नजदीक में कौन सा हो जाएगा आपका? बेतवा नदी। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है बताओ? बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की गंगा की? कमेंट करके बताना। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? ध्यान देना, बेतवा नदी। अब जब मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मिर्जापुर में यमुना नदी नहीं है। यमुना नदी कहां पर खत्म, मतलब किस गंगा जी से मिल गई? प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का मिलान कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां पर है? बेतवा नदी पर। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शारदा नहर। ये तो फैक्चुअल डेटा है, इसको तो आप जरूर जानते होंगे। किस नहर को हम उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? तो आप बता दिए कि सर हमारा क्या? बेतवा नदी परियोजना। बेतवा नदी सॉरी शारदा नहर परियोजना सबसे लंबी नहर परियोजना है। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा बच्चा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मतलब आप इसको ऐसे मत ले लीजिए कि आप फैक्चुअल डेटा, ये हमारे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मेंटेन करता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? क्या नहर से? नहीं। तालाब से? नहीं। होता है। क्रम पूछ ले तब क्या बताएंगे? जब पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद किसके माध्यम से, उसके बाद किसके माध्यम से, तो तब क्या बताएंगे? देखो, जब हम आपसे पूछे कि सिंचाई के निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक व्यवस्था है, तो हमारे देश जो आज के डेट में पंपिंग सेट है, जिसे हम गांव में मशीन कहते हैं, मशीन कहते हैं ना, कि चलिए जाए मशीन पे चला जा, मशीन पर चले जाओ, पाही चले जाओ, खेत में चले जाओ, ऐसा बोला जाता है। हम लोगों के गांव में ऐसा, प्रायः गांव में इस तरीके का भाषा बोला जाता है कि मशीन पर चले जाइए, गाय भैंस देख लीजिए, मशीन पर चले जाइए, खरपतवार रखा हुआ है, मशीन पर चले जाइए, वहाँ पर फसल रखे हैं ध्यान देने के लिए। ऐसा प्रायः सुनने को मिलता है। हम लोगों के गांव में एक व्यवस्था है। जैसे मेरे व्यक्तिगत घर की स्थिति ये है, जैसे एक घर तो जहाँ पर परिवार रहता है, और एक घर ऐसा बनाया जाता है जहाँ पर गाय भैंस और अन्य जानवर जिसको आप पालते हैं, जैसे और भी लोग, जैसे हम लोग तो गाय भैंस पालने वाले में से हैं,
और लोग जैसे बकरी, भेड़, इस तरीके की चीजें पालते हैं, तो वो घर में कभी घर से कुछ दूर बनाते हैं। वो कभी कभी परमानेंट होता है, कभी कभी इम्परमानेंट होता है, मतलब वो परमानेंट नहीं भी होता है, मतलब वो मड़ई जैसा बना दिए, कुछ दिन वहां रहे, फिर कुछ दिन दूसरे खेत में, इस तरीके का भी प्रोसेस होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा, तो कुएं और नलकूप के द्वारा। तो क्या नहर के द्वारा होता है, तालाब के द्वारा होता है? हाँ। जब कुएं नलकूप की बात करें, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुएं नलकूप सबसे ऊपर, कुएं नलकूप सबसे ऊपर, उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, उसके बाद आपका नहर आ जाता है, नहरों से सिंचाई बहुत की जाती है उत्तर प्रदेश में, फिर तालाब और फिर उसके बाद अन्य स्रोत, फिर उसके बाद आपका अन्य स्रोत का मतलब कुआं, रहट, ठीक है, अन्य स्रोत, ठीक है बच्चा। इन सब के माध्यम से क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति को जाना जाता है। देखो, जब आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हो तो उत्तर प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन, दैनिक जीवन में जो चीजें होने वाली हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो गया कुएं एवं नलकूप। आगे बढ़े। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। भारत में गन्ना उत्पादन के लिहाज से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन के लिहाज से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भाई आसान सी बात है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहीं पर जब गन्ना उत्पादन की बात आती है तो भारत में चीनी मिलों की संख्या पूछी जाती है। भारत में, यहां से एक प्रश्न बन जाता है, भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तो चीनी मिल ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन आपके गन्ना उत्पादन की बात करें तो गन्ना उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन की स्थिति है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तंबाकू कृषि उत्तर प्रदेश के किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? एक्सपोर्ट के लिए, सिरा उत्पादन के लिए, खाने और हुक्का हेतु, ऑल ऑफ एबव। सोच के देखिए, ऑल ऑफ एबव क्या? चलिए बताइए किसके लिए किया जाता है? भाई कॉमन सेंस की बात है कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर तंबाकू का उत्पादन नहीं किया जाता। तंबाकू उत्पादन तो जो होता है वो होता है हमारे राज्य में किस जिले में तंबाकू और अफीम की खेती होती है? ध्यान से देखना, अफीम की खेती किस जिले में होती है? ये प्रश्न भी बन जाता है। अफीम की खेती किस जिले में होती है? देखो, अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो आपका जवाब होगा सर, अफीम की खेती होती है हमारे गाजीपुर में। गाजीपुर ऑल्सो नोन एज द सिस्टर ऑफ बनारस की बहन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर रहेगा? चलिए देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाने और हुक्का हेतु। तो अब जो तंबाकू हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति है उसमें इसीलिए जाना जाता है। देखो, जब हम उत्तर प्रदेश में बात करें किसकी? बागपत जिला। उत्तर प्रदेश में बागपत जिला क्या है? एकदम दिल्ली के और हरियाणा के जस्ट बगल में। तो आपको मैं बताऊं, यहां पर इन दोनों जगहों का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, या फिर यहां का प्रभाव हरियाणा में है, कहां का है कोई नहीं जानता। आपको पता होगा आज के डेट में अगर आप जैसे बागपत साइड चले जाओ, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं यहाँ पर कभी कभार जाता हूँ,
आपको बताऊं, बागपत साइड के शादियों में अगर आप जाइए तो आपको क्या देखने को मिलेगा पता है? सबसे पहले 4 वृद्ध व्यक्ति किसी खटिए पर बैठे हुए, खाट जो जानते हो ना, जिस पर खटिया समझते होंगे आप सब, खाट जिस पर बैठ के, खाट या तखत पर या कोई बैठका होगा, वहां पर बैठ के 4 लोग बात कर रहे होंगे बड़े लेवल पर ऐसे, और उनकी बातें अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, वो छोटी मोटी बातें ही नहीं होती, फलाने की बिटिया, फलाने का बेटा, फलाने की नातिन, फलाने की पतोहू, इसी पर चर्चा करते हैं वो सब। ठीक है, वो अलग लेवल का उनका डिस्कशन होता है, वो औरतों का डिस्कशन नहीं है। औरतों का जैसे हमारे यहाँ चर्चा थोड़ा सा बदनाम प्रकृति से देखते हैं कि ये लोग बस चुगली करने का कार्य करते हैं, ऐसा पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं बैठ रहा। लेकिन ये जो वृद्ध व्यक्ति है, इनका जो लेवल होता है वो अलग होता है जब ये तंबाकू फूंक रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बागपत साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम जैसे और शादियों में जैसे बलिया साइड जाएं, उत्तर प्रदेश में बलिया साइड जाएं, गाजीपुर साइड जाएं, तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा चलन है घुड़दौड़। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में बलिया साइड में ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्षत्रियों की शादी में घुड़दौड़ देखने को मिलता है। तो वहाँ बलिया जो है वो अलग ही चीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे रसरा साइड, जैसे मऊ का बाउंड्री जो लगता है, इन सब जगहों पर क्या देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे तंबाकू की कृषि किसके लिए होती है? खाने और हुक्का हेतु। आगे बढ़े, चलिए। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज होती है? देखो 3 चीजें हैं, खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल। आपको पता होगा रबी की फसल में कौन कौन सी चीजें आती है? गेहूं आता है, चना आता है, और सरसों आती है। ठीक है, और भी चीजें। जायद की में देखें, जायद में कौन आता है? खीरा, ककड़ी। ठीक है, खीरा, ककड़ी, बिहार में इसको खीरा को खीड़ा बोलते हैं, मतलब र को ड़ बोला जाता है ज्यादातर। ठीक है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब इस टाइम के हैं। ठीक है, और वहीं पर खरीफ की फसल की बात कर ले तो आपका धान, चावल, ये सब चीजें। तो आप बताओ ना किस मौसम में सरसों बोया जा रहा है? तो आप बता दिए रबी की फसल है सरसों। क्या है? रबी की फसल है, याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा। देखो, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? क्या प्रथम है, द्वितीय है, चतुर्थ है, पंचम है? बताओ। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम स्थान पर चावल उत्पादन में कौन है? आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। द्वितीय स्थान पर चावल उत्पादन में, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताइए, गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर किसका प्रथम स्थान है? गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर प्रथम स्थान किसका है? तो आप बता दोगे सर ये तो पंजाब है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पूछी जाए, देखो प्रति हेक्टेयर का मतलब ये है कि जैसे एक बीघे में, मतलब एक बिस्से में ज्यादा उत्पादन कर रहा है कौन? पंजाब। वहीं पर उत्तर प्रदेश में इस चीज की संख्या कम है, इस चीज की स्थिति कम है, लेकिन गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक है। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मतलब, जैसे किसी घर में 5 लोग 5 लाख रुपया कमा रहे हैं और उसी घर में 5 लोग, मतलब दूसरे घर में 5 लोग 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो 5 लोगों का उत्पादन ज्यादा है। यहां पर उत्पादकता ज्यादा है, यहां पर उत्पादन ज्यादा है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। यहां पर उत्पादन, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है। याद रखना, प्रश्न बनता है कई बार ये। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त
मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में। देखो बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर। आपको मैं इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेशन भी यूट्यूब पर बहुत जल्द अपलोड करूंगा, बहुत जल्द अपलोड करूंगा। और मैं कोशिश ये करने वाला हूं कि सामान्य अध्ययन से संबंधित आरओ का प्रैक्टिस सेशन आपको मैं इसी यूट्यूब पर डाल दूं। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का प्रैक्टिस चाहिए तो मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस मुझे चाहिए इसी यूट्यूब पर। तो मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा, आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करूंगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, लखनऊ में, गाजियाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में। देखिए बच्चा, ये है आपका कहां पर? कानपुर में। ये आपका कहां पर है? कानपुर में है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, कौन कौन सा है? एक है मेरठ में, मेरठ। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंतर्गत कितने स्टॉक एक्सचेंज है, ये बताइए। भारत के अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? एक्सचेंज हैं भारत के अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बताएं सभी साथी। देखिए, 23 टोटल हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर 2 हैं। 23 टोटल हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? 2 हैं, एक कानपुर में है और एक आपका मेरठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? ये अच्छा प्रश्न है। देखो, ये अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? नोएडा, साहिबाबाद, बरेली, युवा रामपुर, मसूरपुर व नवाबगंज, चुर्क व डल्ला। ध्यान से देखना, चुर्क व डल्ला में हमारे यहाँ क्या है? सीमेंट के कारखाने हैं। याद रखना, यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, चुर्क व डल्ला, ध्यान दीजिएगा बच्चा, चुर्क व डल्ला। क्लियर? आगे बढ़े। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला का प्रमुख केंद्र था? ये अच्छा प्रश्न है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? मथुरा, कौशाम्बी, प्रयागराज, उपयुक्त सभी। देखो, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, गुप्त काल के, ये तो आप हिस्ट्री की बात है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ये पहले आप बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक। मैं आपका ना थोड़ा सा साइड एंड भी लेकर के चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैं उत्तर प्रदेश से स्पेशल तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप आरओ में सफल हो जाओ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी, चाहे इकोनॉमी। मैं कोशिश ये करूँगा कि आप सब जगह से अपने आप को बेहतर कर लें। ठीक है, सब जगह से अपने आप को बेहतर कर लें। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? कमेंट करेंगे, आप अपने नॉलेज को चेक करेंगे। दूसरी बात, गुप्त काल के लिए मथुरा भी उपयोगी था। किसके लिए? व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, कला के लिए। कौशाम्बी भी था। प्रयागराज तो सभी के लिए ही था। तो आप कह सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर, डी विल बी राइट आंसर। क्या? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो उपयुक्त सभी। क्लियर? देखिए, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये जिला भी पूछा जा सकता है। आपको पता है ये सारनाथ में स्थित है। आपको पता है ये सारनाथ में स्थित है। देखिए, जब ये सिंह स्तंभ की बात करें, जो भारत का राज चिन्ह है, भारत का राज चिन्ह, इसमें कितने शेरों की संख्या है पूछा जाता है। जो सिंह हैं, इसमें कितने सिंह हैं? तो आप बता दोगे 4 हैं। लेकिन हमेशा दृश्यमान कितने होते हैं? दृश्यमान कितने होते हैं? ये होते हैं 3। दृश्यमान का मतलब जो दिखते हैं, दिखने वाले शेर कितने हैं? 3 हैं।
क्लियर। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं दृश्यमान कौन कौन सा है, 3 है। और वहीं पर सारनाथ किस जिला में है, कंफ्यूज होते हैं जो बच्चे पूर्वांचल साइड के नहीं हैं, उनको ये भूलता है। तो सारनाथ आपका बनारस जिला में आता है। सारनाथ वाराणसी जिले में स्थित है। वाराणसी जिले में पांडेपुर के बगल में, पांडेपुर के बगल में जस्ट है। आप जाइए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जब आप सिंह की स्थिति देखते हैं, ये जो सिंह स्तंभ है, तो ये एक बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के हिरन की प्रजाति, ज़्यादा नहीं 2-3 प्रजाति हिरन की देखने को मिलती है। सारस क्रॉच की देखने को मिलती है। आप वहीं पर जाएं, घड़ियाल के 2 प्रकार घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों देखने को मिलते हैं। अच्छा, घड़ियाल मगरमच्छ में अंतर आपको पता है क्या है? एक होता है जिसकी पतली वो होती है, पतला मुंह होता है, ठीक है, और एक होता है जिसको आप ज्यादा जानते हैं, ठीक है, मोटा। जो पतला व मुंह वाला होता है उसको क्या कहते हैं? उसको घड़ियाल कहा जाता है। और जो मतलब चौड़ा एकदम, जो एक बार में किसी को चबा जाए, ठीक है, वो मगरमच्छ। ध्यान से देखना, नाम से ही क्लियर है, मगरमच्छ। हाँ, इस तरीके का, मतलब एक ही बार में खा जाने वाला व्यक्ति खा जाने वाला। तो ये दोनों ही प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती है। छोटे छोटे पक्षी हैं, मतलब कई सारे पक्षियों के प्रकार देखने को मिलते हैं। शेर नहीं है, पहले था शायद, अभी शेर यहाँ पर नहीं है। और कई सारी और भी चीज़ें मैंने जो देखी है मैं आपको बता दिया। पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं जितने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में घूम चुका हूँ, जा चुका हूँ, उनको मैं हमेशा आपको शेयर करता रहूँगा। बाय द वे, उत्तर प्रदेश में लगभग कोई ऐसा घूमने वाला जगह नहीं है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश स्पेशल को कनेक्ट भी कर पाता हूँ अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन लगे कि नहीं सर ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखा, हमारे यहाँ लोकेटेड है, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। जब मैं क्लास लेने आता हूँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ पीछे की क्लासेस में, तो मैं उसको अब अगली क्लास में अपडेट भी कर दिया करूँगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सारनाथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को? ये अच्छा प्रश्न है। आप जब अगर उत्तर प्रदेश ना लिखा होता, अगर यहां राज्य लिखा होता, केंद्र शासित राज्य नहीं, सिर्फ राज्य, तो राज्य में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? भाई, जिसको सामान्य राज्य में, जो केंद्र शासित राज्य नहीं है, वहां पर विधानसभा भंग करने का अधिकार किसको है? आप कहोगे ना सर राज्यपाल, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ही द्वारा विधानसभा भंग की जा सकती है। तो ये बात पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा ही कोई भी चीज भंग की जा सकती है। तो सबसे पहला जो भंग करने वाली स्थिति है वो आपकी कौन सी हो जाती है? वो आपकी यहां पर ध्यान से देखो, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दोगे सर राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को। जबकि केंद्र में यही चीज आप जानते हैं किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। मतलब लोकसभा को भंग करने का अधिकार, लोकसभा को भंग करने का अधिकार। अच्छा, किस आर्टिकल में है लोकसभा को भंग करने का अधिकार? किस आर्टिकल में है, ये भी प्रश्न बताइए। देखिए यहां से करने का अधिकार, ये भी प्रश्न आप सभी बताएंगे। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति। देखिए, जब मैं आपसे यहीं पर एक प्रश्न पूछूं कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में
लोकसभा और राज्यसभा की आपातकालीन बैठक किस आर्टिकल में? ये दोनों बातों में अंतर है। एक है दोनों की संयुक्त बैठक की बात किस में की जाती है, और आपातकालीन बैठक किस आर्टिकल में की जाती है। इन दोनों बातों का मैं कमेंट देखूंगा अगली क्लास में, ठीक है। चलो, तो राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, इनमें से कोई नहीं, तो आप बता दिए कि सर ये तो राज्यपाल हो जाएगा। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में स्थानीय, थोड़ा सा उत्सुकता बनी रहनी चाहिए क्लास में, ऐसा नहीं कि हर चीज का जवाब मिल जाए। इतना आसान होता तैयारी करना, आपको खोजी प्रवृत्ति का बनना पड़ेगा। जैसे आप सोचते होंगे सर इसका आंसर बता के जाते, ऐसा आपको दिमाग में आता है ना। थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति के हो, मानसिक रूप से आप मेहनत करने के लिए क्या हो, उत्सुक हो। ऐसा ना हो कि सब चीज डिपेंडेंसी पर आ जाए, सब चीज कैसा हो जाए, आप डिपेंडेंट हो जाए। ऐसा नहीं चाहता मैं। आप थोड़ा सा खोजी, मेहनती अपने से हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज आपको पका पकाया मिल जाए। जब तक आप खोजी नहीं होंगे, आपके दिमाग में चीजें रुकेंगी नहीं। आज के डेट में ऑनलाइन की चीजें आपके दिमाग में क्यों नहीं रुकती? क्योंकि आप घर पे बैठे रजाई में बैठ के देख रहे हो। मेंटली आपने मेहनत तो किया, लेकिन शारीरिक रूप से उस चीज का वो श्रम नहीं है कि आप ऑफलाइन बैठ करके जैसे पढ़ाई करते हो वैसे नहीं कर रहे हो। इस वजह से वो ज्यादा देर रुकता नहीं है। आज के डेट में ऑनलाइन में गुणवत्ता विहीन चीजें देखने को हर जगह मिलने को मतलब मिल रही है। अब बच्चे उसमें अपने कैरियर को बर्बाद कर ले रहे हैं। इसी वजह से फिर से ऑफलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? कारण उसका सिलेक्शन रेट बहुत कम हो जाना, और उसका कारण है कि आपको इस बात के लिए प्रेरित कम किया जा रहा है कि आप अपने से सोच के बताओ। जब क्लास में बच्चों को खड़ा करके ये कहा जाता है भैया इसका ये क्या होगा, इसका आंसर बताओ, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, हमने आपसे राज्यपाल किस आर्टिकल में, 2 बच्चे 3 बच्चे बताए भी, ठीक है। जब आप इस तरीके से करते हो, खोजने की कोशिश करते हो ना, तो आप अपनी प्रवृत्ति, अपना सिस्टम, अपना मेंटल स्टेटस ठीक करते हो। आप अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए खुद को तैयार करते हैं। और एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, बहुत क्लियर एक बात बता दूं, आप ना मेहनत पूरी जी जान से मत करिए। आप जान झोंक के करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं कि मेहनत आप कहें मैंने पूरा मेहनत किया, पूरा एफर्ट, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। आज अगर आपने पूरी तरह से अपने आप को झोंक नहीं दिया है तैयारी में, तो तैयारी का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। भाई कॉम्पिटिटर कितने बैठे हैं आपको पता है? आज के डेट में जो आप फॉर्म फिल करके बैठे हुए हो, आरओ, इसमें सेलेक्टेड एआरओ भी बैठे हैं जो आरओ के पोस्ट के लिए पगलाए हुए हैं। उनको नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आरओ का पोस्ट चाहिए। तो आप ऐसे मत समझ लेना कि बड़े आसानी से चीजें मिल जाएंगे। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो शाहरुख खान है, वो आमिर खान है, वो अक्षय कुमार है। सब किसी ना किसी तरीके से यहीं से मेहनत करके बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। कोई अभिमन्यु नहीं पैदा होता, किसी को कोई सीखा सिखाया नहीं आया है। हाँ, कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट मिलता है, याद करने की, स्मृति रखने की स्थिति उनकी अच्छी होती है, बट कोई भी ऐसा नहीं होता कि उसको सारे जो चक्रव्यूह है वो तोड़ने आता है। सब यहीं सीखता है, यहीं करता है, यहीं बन के जाता है। आप क्या करोगे ये खुद से आप डिसाइड करो, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। आप अगर नहीं डिसाइड करते, कोई आपकी जिंदगी को कोई और डिसाइड करने लगेगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा। क्लियर? आइए, तो हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा कैसा है, एक स्तरीय, चतुर्थ स्तरीय, त्रिस्तरीय। भाई उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर स्थानीय स्वशासन की कहीं पर बात करें, हमारे भारत में त्रिस्तरीय ही है। बलवंत राय मेहता समिति भूल जाता है क्या आप लोगों को? बलवंत राय मेहता समिति भूल जाता है क्या? बताइए, बलवंत राय मेहता समिति किसी को भूलता है? किस स्तर का? अच्छा, बलवंत राय स्तरीय, त्रिस्तरीय था, त्रिस्तरीय। अब इसका आप कमेंट करिए कि ये त्रिस्तरीय कौन कौन सा था, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर और किस स्तर पर? यहीं पर अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति था। ये किस पर था? अशोक मेहता समिति
संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे भाई। द्विस्तरीय था, किस स्तर पर था वो? द्विस्तरीय था ना, किस स्तर पर था बताइएगा कमेंट करके, इसकी डिटेलिंग कमेंट में चाहिए। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े। चलो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भाई ऐसा लप्पू सा प्रश्न कौन पूछ लेता है? लप्पू सा प्रश्न कौन पूछ लेता है? ध्यान दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री नहीं, संसद मुख्य नहीं, न्यायाधीश नहीं, यस राज्यपाल। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आज के डेट में मैं आपको बता दूं, जब भी कोई बच्चा तैयारी करने को बैठता है तो उसको सबसे आसान प्रक्रिया, सबसे आसान व्यवस्था, सबसे आसान विषय लगता है पॉलिटी। उसको उसमें लगता है कि वो उसमें महारत हासिल करके बैठा है बस। बट लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पेपर में परीक्षा में बैठता है तो उसको पता चलता है कि नहीं, मैं गलतफहमी में जीवित हूं। प्रश्न बनाने की प्रकृति जब आती है, जब पेपर में करने की स्थिति आती है, तो वहां होता है प्रश्न गलत। राष्ट्रपति के आर्टिकल पढ़ लेने से, प्रधानमंत्री के आर्टिकल पढ़ लेने से, महान्यायवादी का आर्टिकल पढ़ लेने से किसी को संविधान नहीं तैयार हो जाता। संविधान तैयार होता है बाकायदा बेयर एक्ट सब कुछ पढ़ करके, ठीक है। तो गलतफहमी में मत रहना कि आपको संविधान आता है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की ये गलती होती है कि वो अपने आप को सोचते हैं कि वो पूरी तरह से संविधान को जानते हैं। गलत फहमी मत पालिए। समय रहते इस बात को सचेत लीजिए कि आपको तैयारी अभी बहुत करनी है। सभी साथियों को बोल रहा हूं जो इस स्तर पर हों, जिनकी तैयारी है उनके लिए बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे पेपर में। लेकिन जो बच्चे गलत फहमी में हैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर। आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, संसद, ये इसमें आप कौन बोल रहे हैं? राज्यपाल। क्लियर। जब भी आप तैयारी करते होंगे तो ऐसा प्रायः देखते भी होंगे आप, प्रायः यह देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत। बताइए कितने समय तक? बताइए कितने समय तक ये थे? गोविंद बल्लभ पंत कितने समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति थे? तो आप बता देंगे सर, इसका आंसर हो जाएगा, आप बता दीजिए। आप सभी कमेंट करके बताइए कि कितने वर्ष तक ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, कितने वर्ष तक। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो आपको मैंने बता रखा है, ललितपुर। ललितपुर से बिलोंग करते हैं। ललितपुर को हमारे राज्य से अलग ना करने के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारक यह भी है कि हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और जो लंबे अवधि तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो यहीं से बिलोंग करते थे। और ललितपुर को ये माना जाता है कि ये भारत, उत्तर प्रदेश जो शेर जैसा दिखता है, जो शेर जैसा दिखता है उसका पैर है ललितपुर, अगला पैर है, ठीक है। इस वजह से भी इसको नहीं हटाया जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत। देखो, जब मैं साइड एक्सप्लेनेशन देता हूं तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम आपके साथ जानते हैं क्या होता है, उस टाइम आपके दिमाग में इस पर्टिकुलर प्रश्न को सबकॉन्शियस माइंड दिमाग में चलाता है कि अच्छा, जब हम यहां बोल रहे हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि हाँ, ये अब ये प्रश्न याद हो गया कि मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय व्यक्ति कौन बिताया था? गोविंद बल्लभ पंत। मतलब जानते हो, जब देखो प्रश्न पढ़ लेने भर से चीजें तो होती नहीं है। जब आप साइड एक्सप्लेनेशन देखते हो तो आपको प्रश्न की प्रकृति दिमाग में सेट होती है। जब आगे पढ़ते हो तो पीछे का बैकएंड क्लियर होता है। आप किसी चीज को क्लियर कब करते हो? जैसे मान लो आपने पढ़ा कोलेजियम सिस्टम, अब कोलेजियम सिस्टम आपने पढ़ लिया, फिर जब आप उसका एक्सप्लेनेशन देखते हो तब आपको कोलेजियम सिस्टम का पूरा पीछे का बैकएंड क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1992 में, 96 में, 95 में, 94 में? दिस इज द करेक्ट 94, 1994 में ये कब पारित किया गया? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। बताओ, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है आपका हथकरघा उद्योग। क्या बच्चा? हथकरघा उद्योग। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े।
उत्तर प्रदेश का पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। देखो, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। इसका नाम कब बदला गया है बताएं कमेंट करके। पहले वीडियो में बताया हूं मैं, पहले वीडियो में संयुक्त प्रांत से नाम कब चेंज किया गया था। ठीक है, जब हम आजाद हो गए थे, जब हम आजाद हो गए थे तब हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आंवला ताप विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? आंवला ताप विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? बरेली में, औरैया में, सिंगरौली में, सोनभद्र में। इसको आप सभी बताएं, कहां पर आंवला ताप विद्युत परियोजना हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताएं, सभी साथी बताएं। आंवला ताप विद्युत परियोजना, सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, आंवला ताप विद्युत परियोजना आपका बरेली। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। आप सभी का प्रेम बहुत मिल रहा है, हम चाहेंगे कि आप सभी शेयर करके जाया करें। हमेशा एक बात ध्यान दीजिए कि तैयारी सिर्फ फैक्ट पढ़ लेने से नहीं होता, बैक एंड क्लियर होता है तो चीज़ें आपको कुछ दिन रुकती हैं। इसी वजह से मैं जब भी कोई प्रश्न पढ़ा रहा हूँ तो उसके साइड मिरर्स आपको जस्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो थ्योरी और इसमें अंतर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न आपके नज़र के सामने से गुजरना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।